हेलो मित्रों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और लगातार आप मेरे वीडियो देख भी रहे होंगे। देखिए मित्रों, आज की जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और ये टॉपिक आप समझने का प्रयास करिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी भी लगेगी, लेकिन ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे तब, ठीक है। जैसा कि केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी संबंध को आपने देखा और वो संविधान का 11वां भाग और 12वां भाग दोनों की मैंने चर्चा किया केंद्र एवं राज्य के बीच के विधायी संबंध में। संविधान का जो 13वां भाग है वाणिज्य व्यापार एवं समागम को लेकर अनुच्छेद नंबर 301 से लेकर अनुच्छेद नंबर 307 तक, वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, ना तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन आज की जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज के टॉपिक आइए चर्चा करते हैं, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, ठीक है। तो मित्र देखिए, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, ठीक है, सेवाएं, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, ये हमारी टॉपिक होने वाली है आज। इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिएगा। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं की अगर हम बात करें मित्र, तो अनुच्छेद पर विशेष ध्यान नहीं, यहाँ पर अनुच्छेद भी कुछ ध्यान देने होंगे आपको, और जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर भी ध्यान देना होगा। तो आइए देखते हैं, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद नंबर 308 से लेकर अनुच्छेद नंबर 323 बी तक है, अनुच्छेद नंबर 323 बी तक है, और इन्हीं के बारे में हमको आज पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कैसे। इसको पहले आप फ्रेमिंग बना लीजिए। संघ एवं राज्य के अधीन के बीच जो सेवाएं हैं, इसको हम 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला भाग हम देखेंगे संघ एवं राज्य अधीन के अंतर्गत लोक सेवा, लोक सेवाएं, ये हमारी एक टॉपिक है, लोक सेवाएं। और इसके बाद एक है लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, ठीक है। बहुत आराम से समझने का प्रयास करिएगा, लोक सेवा आयोग। और अगली जो मेरी टॉपिक होगी वो टॉपिक होगी न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण, इसको प्रशासनिक न्यायाधिकरण भी बोला जाता है और ट्रिब्यूनल भी बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो अनुच्छेद है लोक सेवा से रिलेटेड, अनुच्छेद नंबर 308 से लेकर अनुच्छेद नंबर 314 तक है, और ये अनुच्छेद जो है 315 से लेकर 323 तक है, और ये अनुच्छेद नंबर जो है वह अनुच्छेद नंबर 323 का से अनुच्छेद नंबर 323 ख या बी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतने भाग हैं, क्लियर। अब देखते हैं पहली जो टॉपिक है मेरी, लोक सेवाएं। तो लोक सेवाएं मित्र आप देखेंगे, लोक सेवाएं में कुल कितने प्रकार की सेवाएं होती हैं। अब लोक सेवाएं के अंतर्गत थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर लोक सेवाएं की अगर हम बात करें तो लोक सेवाएं के अंतर्गत कुल कितनी सेवाएं होती हैं? 3 सेवाएं होती हैं, आपने नाम सुना ही होगा। अगर लोक सेवाएं की बात करें तो 3 सेवाएं, ये आप ध्यान में रखिएगा। एक होती है केंद्रीय सेवा, केंद्रीय सेवा, और एक होती है राज्य, राज्यीय सेवा, और एक होती है, और वो कौन सी होती है? एक होती है संयुक्त सेवा, ठीक है, संयुक्त सेवा, और इसे हम अखिल भारतीय सेवा भी बोलते हैं, अखिल भारतीय सेवा भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसको 3 भागों में हम बांटकर देखेंगे। ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। फ्रेमिंग में बना रहा हूँ, आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है मित्र। अब देखते हैं कि जो ये सेवाएं हैं, आप जानते हैं कि कुछ भर्ती केंद्र सरकार करती है, कुछ भर्ती राज्य सरकार करती है, और कुछ भर्ती ऐसे होती है कि दोनों में होती है। जैसे आपने नाम सुना होगा IAS,
जो IAS है इसका तो नाम सुना होगा आपने, IPS और IFS, ये सारी चीज़ें आपने तो सुना ही होगा। क्लियर? इन सारे चीज़ों को आपने सुना ही होगा। तो ये चीज़ें अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके अलावा लोक सेवा आयोग के अगर हम बात करें तो लोक सेवा के अंतर्गत ये हो गए। इसके बाद लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें तो लोक सेवा आयोग में भी दो तरीके के आयोग होते हैं। एक होता है संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, और एक मित्र यहाँ पे होता है राज्य लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। ये दो यहाँ पे आयोग हो गए हैं। और न्यायाधिकरण भी दो होते हैं। एक होता है प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, और एक होता है अन्य मामले में न्यायाधिकरण, अन्य मामले में न्यायाधिकरण। ठीक है, अन्य मामले में न्यायाधिकरण, ये बातें आपको समझ में आ गई। ये अन्य मामले में न्यायाधिकरण है, और यहाँ पे लोक सेवा आयोग है, संघीय लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक न्यायाधिकरण और अन्य मामले में न्यायाधिकरण। ठीक है, पहले मैं इसको डायग्राम क्लियर कर लूँ। संघीय लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें मित्र, और राज्य लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनिएगा। जो संघीय न करके हम यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, संघ लोक सेवा आयोग। अब यहाँ पर देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग का ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक पद अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसमें अध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष और सदस्य इसमें भी होते हैं। और राज्य लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। और अध्यक्ष तो एक ही होते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा सदस्य भी इसमें होते हैं। एक होता है संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और नोट्स भी बनाते चलिएगा। एक होता है संयुक्त लोक सेवा आयोग। न्यायाधिकरण की अगर हम बात करें मित्र, तो न्यायाधिकरण 3 तरीके के न्यायाधिकरण होते हैं, और वो 3 न्यायाधिकरण कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। एक होता है केंद्रीय न्यायाधिकरण, केंद्रीय न्यायाधिकरण, और एक होता है राज्यीय न्यायाधिकरण, और एक होता है संयुक्त न्यायाधिकरण, ये भी होता है। ठीक है, यानी 3 प्रकार इसके भी होते हैं राज्य, जिसको बोला जाता है, आपने नाम सुना होगा कैट का नाम तो सुना होगा, और एक होता है सैट, ये भी है। ठीक है, कैट और सैट, इसी को बोला जाता है केंद्रीय न्यायाधिकरण। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल। ठीक है, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रिब्यूनल। ठीक है, और अन्य मामले में भी होते हैं, जैसे कुछ कर से रिलेटेड न्यायाधिकरण बनाए जाते हैं, कुछ विदेशीय मुद्रा से रिलेटेड न्यायाधिकरण बनाए जाते हैं, और कुछ न्यायाधिकरण आयात और निर्यात से रिलेटेड बनाए जाते हैं। ये आप ध्यान से सुनिएगा। क्लियर? ये न्यायाधिकरण भी बनाए जाते हैं। वीडियो तो लंबा होगा, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही है। ठीक, ये न्यायाधिकरण हो गया। ये ओवरऑल एक तरीके से आप देख रहे हैं कि जो आज के टॉपिक है, इन्हीं टॉपिकों के बारे में मुझे पढ़ना है, और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। क्लियर? अगर हम इसको पहले टॉपिक मान लें, इसको हम पहला टॉपिक मान लें, और इसको हम दूसरा टॉपिक मान लें, और इसको हम तीसरा टॉपिक मान लें। ठीक है,
ये 3 टॉपिकों पर मुझे विचार और विमर्श करना है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ जगह भी हैं, इसी खंडवार में हम सारी चीज़ों को इतने जगह पे चर्चा करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, जो मैं पूरी टॉपिक पर ऊपर डायग्राम बनाया हूँ वो पूरे टॉपिक को हम आपके सामने यहाँ पर चर्चा करेंगे। इतना मुझे स्पेस है, इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। ये डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए, क्लियर। तो आइए मित्र, हम पहले केंद्रीय लोक सेवा के संदर्भ में जानते हैं कि बहुत सारी वैकेंसियाँ होती हैं। तो केंद्रीय लोक सेवा के संदर्भ में, लोक सेवा के संदर्भ में आप जानिए। अगर हम लोक सेवा के बारे में देखें, लोक सेवक, अब इसी लोक सेवक के बारे में आप क्या जानते हो? आप एक चीज़ ध्यान देना, मैं जब आपको कार्यपालिका पढ़ा रहा था तो ये जो लोक सेवक हैं, इन्हीं को हम एक तरीके से कहते हैं ये प्रशासन है, और इन्हीं को हम एक तरीके से कहते हैं नौकरशाह हैं। तो नौकरशाह हैं और नौकरशाह एक अस्थायी कार्यपालिका के रूप में मानी जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये कार्यपालिका का हिस्सा है, इतना आपको पता होना चाहिए। हम उसी नौकरशाह की बात कर रहे हैं। लोक सेवक राज्य में भी वैकेंसियाँ आती हैं, एसडीएम, डीवाईएसपी, ढेर सारे, आयकर, उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आते हैं, क्लियर। अब देखिए, लोक सेवक के संदर्भ में बात करें तो पहली चीज़, इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, तो पहले हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में देख लेते हैं। अब किसे कभी कभी लोक सेवक के रूप में एक आप जानते हैं कि सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस, जी हाँ, कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, ठीक है। हम लोक सेवा के बारे में बात कर रहे हैं, और आपको पता है कि कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड जो चल रहा था उस समय 1793 में अस्थायी भू राजस्व बंदोबस्त की नीति भी लाया था, और उसी दरमियान इसे कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता था। क्यों? इतिहास में आपको मैं पढ़ाऊँगा कि जब पिट्स एक्ट आया था, और पिट्स एक्ट के मामले में जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल किया जाने लगा था, तो कॉर्नवालिस की शर्त थी कि जब तक मुझे पूरी तरीके से सेनापति के रूप में अधिकारता नहीं मिल जाएगी, तब तक हम अपने आदेशों को पूरी कड़ाई के साथ लागू नहीं कर पाएंगे, और जब तक लागू नहीं कर पाएंगे तब तक हम प्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो उसी दरमियान इसी को कहा गया सिविल सेवा का जनक के रूप में, क्लियर। इसके बाद मैकाले की जो नीति आती है, तो मैकाले की नीति में भी देखेंगे तो मैकाले की नीति के संदर्भ में ये बातें पहली बार उठी हुई थी कि आप देखे होंगे कि 1853 में उच्च पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा कराई गई, और वो उच्च पद किससे रिलेटेड थे? इसी सिविल सेवा से रिलेटेड थे। और इसी समय आपसे पूछा जाता है, मैं भी पूछता हूँ कि भारत में बनने वाले प्रथम सिविल सेवक अधिकारी कौन भारतीय थे, क्लियर। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और कब कराई गई थी? 1853 में प्रतियोगी परीक्षा कराई गई थी। अब आगे देखते हैं मित्र, आगे चलकर एक डेट बहुत इम्पोर्टेंट आता है जो सिविल सेवक से रिलेटेड है, वो हम आयोग में देखेंगे। सिविल सेवक के रूप में आपको ये इतना सेवा के रूप में जानना चाहिए, कॉर्नवालिस मैकाले का नाम, और 1853 में प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कराया जाना, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इन सब के अलावा अगर आप देखेंगे कुछ चीज़ें और आपको पता होनी चाहिए, जैसे इनके योग्यता के बारे में। तो योग्यता क्या है? योग्यता आप जानते हैं कि योग्यता परीक्षा होती है 21 वर्ष की आयु, ठीक है, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग नियम बनाए गए हैं, और राज्यों में अलग अलग नियम बनाए गए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इनकी योग्यता अलग अलग भर्ती के लिए अलग अलग होती है, लेकिन हाँ, इनका जो पद होता है, इनका कार्यकाल के बारे में अगर देखा जाए
तो कार्यकाल ऐसा कहा जाता है कि इनका कार्यकाल राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर होता है। क्या यह सही है? राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर इनका पद निर्भर होता है। देखिए मित्र, ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति के द्वारा जो केंद्र में सेवा दे रहे हैं उनको हटाया जा सकता है और राज्य में जो सेवा दे रहे हैं वो राज्यपाल के द्वारा हटाए जा सकते हैं। लेकिन ये कि सिर्फ उनके प्रसाद पर्यंत पर, उनके स्वविवेक पर हटा दिया जाए, ऐसा नहीं है। इनको हटाने का अधिकार लगभग जैसे असमर्थता, सिद्ध कदाचार, दिवालिया, अगर ये सारे जैसे बिंदु या तो देशद्रोह के रूप में पाए जाते हैं, ऐसे कंडीशन में ही इनको हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता है। और हटाने के संदर्भ में इनके लिए एक तरीके से इनके लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया है, वहाँ पर विचार विमर्श किया जाता है, न्यायिक जांच करवाया जाता है, तब जाकर इनको हटाया जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से ये सेवा देते हैं। हालांकि ये जो कार्यकाल की बात की गई है, ये अनुच्छेद नंबर 310 के संदर्भ में बात की गई है और अनुच्छेद नंबर 311 में हटाने की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है। हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में अनुच्छेद नंबर 313 में बात की गई है, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद नंबर 310 में कार्यकाल के रूप में बात की गई है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको अनुच्छेद भी पता होना चाहिए। एक अनुच्छेद देख रहे हैं अखिल भारतीय सेवा, ये वाला आपको निश्चित रूप से याद होना चाहिए। इसमें जो है अनुच्छेद नंबर 312, अनुच्छेद नंबर 312 में अखिल भारतीय सेवा की बात की गई है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय सेवा। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा। अब आपके मन में आ रहा होगा अखिल भारतीय सेवा, ये हम देख लेते हैं। तो आपको ध्यान में रखिएगा मित्र कि जो ये अखिल भारतीय सेवा है, इनमें दो पद IAS और IPS, IAS और IPS, ये दो ऐसे पद हैं जो मूल संविधान में थे। ये दो ऐसे पद थे जो मूल संविधान में थे। इसके बाद 1966 में जो पद जोड़ा गया वो IFS का जोड़ा गया था, IFS का जोड़ा गया था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, न कि इंडियन फॉरेन सर्विस। ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है जो अखिल भारतीय सेवा है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सेवा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अखिल भारतीय सेवा के गठन के मामले में राज्यसभा को ज़्यादा पावर है लोकसभा से, ये आप ध्यान में रखिएगा। जब भी अखिल भारतीय सेवा की बात होगी तो ये मान के चलिएगा कि अनुच्छेद नंबर 312 संबंध किससे, 312 के मामले में राज्यसभा का पावर लोकसभा की अपेक्षा अधिक हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और देश के आज़ादी के पहले इसी पद को अखिल भारतीय सेवा, जो ये पद है, इसी को हम पहले ICS के नाम से जानते थे, ये आप थोड़ा से ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि इसको IS नहीं कहा जाता था। ठीक है, इंडिया सेंट्रल सर्विस ये इसको कहा जाता था। तो ये आप जो अभी तक देखें वो किसके संदर्भ में आपने देखा, लोक सेवक के रूप में आपने देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अनुच्छेद नंबर 308 से 312 तक 14 तक बताया गया ये आपको समझ में आएगा। हाँ, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि एक अनुच्छेद इसमें 313 है। अनुच्छेद नंबर 313 में सेवकों के संदर्भ में संक्रमणकालीन उपबंध किया गया है। अब ये संक्रमणकालीन उपबंध क्या होता है मित्र? संक्रमणकालीन का उपबंध का मतलब यहाँ पर समझिए, अनुच्छेद नंबर 313 में संक्रमणकालीन का उपबंध किया गया है और इसका मतलब क्या होता है? संक्रमणकालीन उपबंध का मतलब ये होता है कि मेरे देश के आज़ादी के पहले और देश के आज़ादी के बाद, देश के आज़ादी के बाद हमारे भारत को संप्रभुता मिल चुकी थी, उसको अपने विषयों पर कानून बनाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिली हुई थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे रूल और रेगुलेशन आज भी हैं जो देश के आज़ादी के पहले बनाए गए हैं, वो आज भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में जब दोनों का टकराव होता है वर्तमान को लेकर और देश के आज़ादी के पहले, तो ही स्थिति संक्रमणकालीन की स्थिति कहलाती है। और ऐसे स्थिति में देश के आज़ादी के बाद जो चीज़ें कानून बनाई जाती हैं लोक सिविल सेवल के सभी को सेवकों के लिए, वो आज़ादी के पहले
जो बनाए गए हैं उसकी प्रासंगिकता कम होती है आज की अपेक्षा। ठीक है, बात समझ में आई? वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारतीय समाज के कंट्रोल के लिए जो बनाई गई थी उसमें कहीं ना कहीं मानवता के अधिकारों का क्या था, उल्लंघन होता था। कहीं ना कहीं हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का विपरीत भी ढेर सारे ऐसे कानून उसमें बने हुए थे। और आज हमको लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता बनाना है तो वो सारी विशेषताओं को मुझे इग्नोर करना होगा जो आज की दृष्टि से प्रासंगिक नहीं है। इस बात का उल्लेख सिविल सेवकों के संदर्भ में अनुच्छेद नंबर 313 में किया गया है। क्लियर? इसके बाद देख लेते हैं मित्र, अनुच्छेद नंबर 314 है। अनुच्छेद नंबर जो 314 है उसको क्या कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। तो जो चीज़ें निरसित कर दी गई हैं उससे आपसे कोई मतलब नहीं है। अब हम आते हैं आगे, देखते हैं। अब हम देखते हैं जो यहाँ पे लोक सेवा आयोग, तो ध्यान से सुनिएगा, संघ लोक सेवा आयोग की जो गठन की बात की गई है वो बात अनुच्छेद नंबर 315 में कही गई है। ये आपको कुछ अनुच्छेद पता होना चाहिए। अब हम आते हैं, लोक सेवक के बारे में हो गया। अब हम दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये पहला टॉपिक था जिस पर मैंने चर्चा कर लिया। अब मेरा जो टॉपिक है वो दूसरे टॉपिक पे, फिर उसके बाद तीसरे टॉपिक पे चर्चा होगी। अब देख लेते हैं जो लोक सेवा आयोग है, दूसरा टॉपिक यानी कि लोक सेवा आयोग। इससे संदर्भ में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको बहुत ध्यान से सुनने चाहिए। पहला, इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से प्रश्न बनते हैं। अब इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जो प्रश्न बनते हैं उस पर बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कहीं लिंक नहीं टूट रहा है, सब इसके अंतर्गत। पहला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है, और लोक सेवक में भी हमने फ्रेम बनाया। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आप याद करिएगा मित्र कि 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, इसके बाद 1935 का अधिनियम, और इसके बाद जब मेरा देश आज़ाद हो गया था तब, यानी कि संविधान के लागू के समय। अब ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बताना ज़रूरी है। संविधान के लागू के समय, ठीक है। अब आपको पता होगा कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 1919 के अधिनियम के तहत ली आयोग के रिपोर्ट के आधार पर 1926 में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था। लेकिन कब किया गया था? तो 1926 में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, 1935 में इसी लोक सेवा आयोग को हम संघीय लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं। संघीय लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं। 1935 के अधिनियम में लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का नाम रख दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि जब संविधान लागू हुआ तो इसे संघीय लोक सेवा के स्थान पर संघ लोक सेवा आयोग का नाम दे दिया गया। संघ लोक सेवा आयोग का नाम दे दिया गया था। ठीक है, अब संघीय लोक सेवा आयोग का मतलब क्या होता है, इस बात की चर्चा जब हम आपको संविधान का विकास पढ़ा रहे थे तब मैंने वहाँ पर संघीय लोक सेवा आयोग का क्या मतलब होता है या संघीय न्यायालय का क्या मतलब होता है उसको मैंने समझाया था। इसलिए वो चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ी होती है। इसलिए आपका फर्ज ये बनता है कि अगली कड़ी पढ़ने से पहले पुरानी कड़ी को भी पढ़ लेना चाहिए ताकि संबंध अधिक मजबूत बना रहे, यानी कि आपकी विषयों पर पकड़ अधिक मजबूत बनी रहे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट। देखिए, अगर हम यहाँ पर चर्चा करें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अलावा, अब हम इनके कार्यकाल के बारे में देख लेते हैं। देखिए मित्र, कार्यकाल के रूप में अगर हम अध्यक्ष की बात करें, इनके अध्यक्ष की बात करें और सदस्य की बात करें, दोनों के कार्यकाल जो हैं वह 6 वर्ष व 65 वर्ष, 6 वर्ष और 65 वर्ष। ध्यान में रखिएगा, 6 वर्ष और 65 वर्ष संबंधित एक जगह और बात आई थी। वो कहाँ आए थे? नियंत्रक महालेखा परीक्षक में।
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में भी 6 वर्ष और 65 वर्ष के बाद की गई थी, जो इनमें से पहले आ जाए। लेकिन उच्चतम न्यायालय में आपने देखा होगा वहाँ पर 6 वर्ष की बात नहीं की गई, वहाँ केवल अधिकतम 65 वर्ष की बात की गई है, ठीक है। लेकिन नियंत्रक महालेखा परीक्षक में 6 और 65, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अध्यक्ष और सदस्य में भी 6 से 65 वर्ष के बारे में बात कही गई है। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए, लोक सेवा आयोग यानी कि संघीय लोक सेवा आयोग के बारे में ये पता होना चाहिए। अब देखते हैं, ये इनके कार्यकाल हो गया। इसके बाद इनके कार्यकाल के बाद योग्यता। अब देखिए मित्र, योग्यता की अगर जहाँ तक बात की जाए तो योग्यता के संदर्भ में सामान्यतः अध्यक्ष उसी को बनाया जाता है जो IAS रैंक का क्या होता है, अधिकारी होता है, उसी को सामान्यतः अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन इनकी नियुक्ति कौन करता है? अब सवाल ये होता है कि योग्यता के रूप में इनके पास एक IAS रैंक का अधिकारी होना चाहिए, और दूसरा इनकी जो नियुक्ति होता है वो नियुक्ति, ध्यान से सुनिएगा, वो नियुक्ति जो करता है यहाँ पर वह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति करता है, इन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, ठीक, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कार्यकाल, कार्य में देख लेते हैं मित्र, आप नोट करते जाइएगा। योग्यता हो गया, नियुक्ति हो गया, कार्यकाल हो गया। अब इनके कार्य क्या होते हैं? इनके कार्य बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कार्य इनके सलाहकारी के रूप में होते हैं, कार्य इनके सलाहकार के रूप में होते हैं। अब ये सलाहकारी के रूप में कार्य होते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ मित्र, जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य होते हैं, उनके नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से भी परामर्श ले सकता है। लेकिन उस मामले में जो राष्ट्रपति होगा वह उच्चतम न्यायालय के परामर्श को मानने के लिए क्या होगा? बाध्य होगा। क्या होगा? बाध्य होगा नियुक्ति के संदर्भ में, अगर उच्चतम न्यायालय के द्वारा परामर्श ली जाती है तो, ठीक है। बाकी इनके सलाहकारी के रूप में कार्य 2-3 चीज़ों में देख सकते हैं। पहला, जब सदस्यों की भर्ती करने के संदर्भ, यानी भर्ती करने के संदर्भ में जो प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं, जो प्रस्ताव तैयार करके ये कहाँ भेजेगा? ये प्रस्ताव तैयार करके जो आयोग होगा ये तैयार करके राष्ट्रपति के पास भेजेगा, राष्ट्रपति के पास भेजेगा। जैसे इनकी आयु कितनी होनी चाहिए परीक्षा के लिए, IAS के परीक्षा के लिए संघ लोक सेवा आयोग जो एग्ज़ाम करवाता है, जो प्रतियोगी एग्ज़ाम कराता है, इनकी आयु कितनी होनी चाहिए, इनके पाठ्यक्रम कैसे होने चाहिए, ठीक है। इन सारे बिंदुओं पर जो आयोग रिपोर्ट तैयार करके जो प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजता है, उसका ये भी कार्य होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, बाध्य नहीं होता है। दूसरी सलाह के रूप में राज्यपाल के अनुरोध पर, जी हाँ, राज्यपाल के अनुरोध पर, जब राज्यपाल अनुरोध करे तो ध्यान देंगे, राज्यपाल के अनुरोध पर वह राष्ट्रपति के सलाह मांगने पर, ठीक है, यहाँ राष्ट्रपति सलाह मांगेगा और राष्ट्रपति अनुरोध करेगा किसके संदर्भ में? जब संयुक्त लोक सेवा आयोग की गठन करना होगा तब, जब संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करना होगा तब, ठीक है। अब जब संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करना होगा, ऐसे स्थिति में भी भारत सरकार के द्वारा और राज्यपाल के अनुरोध पर जब बातें संघ लोक सेवा आयोग से सलाह ली जाती है, तो संघ लोक सेवा आयोग जो सलाह दे देता है अनुरोध करने पर भी, तो उस सलाह को मानने के लिए सरकार तो बाध्य नहीं होती है। यहाँ पर जो दिया जाएगा, एक्चुअली में राष्ट्रपति राज्यपाल का मतलब जो सरकार होती है, उनको जो सलाह दिया जाता है सरकार को, यहाँ पर ये सरकार भी कह सकते हैं, यहाँ सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये भी मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा जिस वजह से उन्होंने इनकार किया है उस कारण को संसद के पटल पर रखवाया जाएगा। यानी वो बहस का मुद्दा होगा कि आखिर में
क्यों आपने ऐसा किया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो ये बात हो गई किसके संदर्भ में, संघ लोक सेवा आयोग के इनके कार्य के रूप में। अब देखते हैं मित्र, इनको हटाया जाना, देखिए इनको हटाए जाने के संदर्भ में ढेर सारी चीज़ें आती हैं। हटाने के संदर्भ में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हटाने के संदर्भ में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हटाने के संदर्भ में क्या राष्ट्रपति डायरेक्ट हटा देता है? नहीं, डायरेक्ट राष्ट्रपति नहीं हटाता है। हाँ, कुछ मामले में डायरेक्ट हटा सकता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हटाने के संदर्भ में इनको हटाया किसके जाता है? असमर्थता और सिद्ध कदाचार के आधार पर इनको हटाया जाता है, ठीक है, कदाचार। लेकिन ध्यान रखिएगा, असमर्थता और सिद्ध कदाचार पर इनको तो हटाया ही जा सकता है, लेकिन क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक, क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के समान उसी विधि से हटाया जाता है जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है? यानी कि उन्हीं विधि से इनको हटाया जाता है? तो नहीं हटाया जाता है। हाँ, इनके हटाने के संदर्भ में असमर्थता और सिद्ध कदाचार का आरोप लगता है, तो इस आरोप लगने के बाद इनको 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। 14 दिन पूर्व इनको भी सूचना दी जाती है मित्र, ये ध्यान रखिएगा, सूचना देना, और इनके सुनवाई के लिए इनको पूरा मौका दिया जाता है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये अपनी सुनवाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो असमर्थता और सिद्ध कदाचार के आधार पर इनको हटाया गया है, हटाने की बात की गई है, उसके लिए एक कमेटी बैठेगी और इस कमेटी की जांच कौन करेगा? इस कमेटी की जांच न्यायालय करेगा। कौन करेगा? न्यायालय, यानी कि न्यायाधीश करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा वो करेगा। इस कमेटी, एक कमेटी हो जाएगी जो जांच करेगा, ठीक है, वो जांच करेगा। तो अब जब वो जांच करेगा तो इस संदर्भ में इसके लिए एक जांच की जाएगी और ये एक सुझाव होगा। जब इस कमेटी में सही पा लिया जाएगा तब इनको क्या कर दिया जाएगा? तब इनको इनके पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन इनका पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर निर्भर नहीं होता है, हटाने की पूरी स्वतंत्रता है क्योंकि वही नियुक्ति करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति हटाने से पहले एक कमेटी गठित जरूर करेगा। हाँ, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिस मामले में इनको डायरेक्ट हटाया जाता है, वहाँ कोई किसी भी प्रकार की जांच कमेटी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ये दिवालिया हो जाए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तुरंत विक्षिप्त हो जाएं, ठीक है, या इनके ऊपर एकाएक देश आरोप लगा हो और वो प्रमाणित रूप से सिद्ध हो जाए, इस रूप में इनको हटाया जा सकता है। और कारण भी कुछ मामले में बताया भी नहीं जा सकता है क्यों हटाया गया है, ठीक है। अगर वो मामला गंभीर हो तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश की राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बाधित करता हो। बाधित करने का मतलब कि इतने बड़े पद की गरिमा और इतना तुच्छ जैसा कार्य अगर जनता के सामने आ जाए तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता पर अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो सकता है? अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव दिखाई देता है। क्लियर? अब देखते हैं इनके हटाने के संदर्भ में ये बातें हो गई, ठीक है। इनको हटाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इनका जो वेतन दिया जाएगा संघ लोक सेवा आयोग का, वह भारत सरकार के संचित निधि से होगा। भारत सरकार के संचित निधि से इनका वेतन दिया जाएगा। भारत सरकार के संचित निधि से इनका वेतन दिया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। भारत सरकार के संचित निधि से इनका वेतन दिया जा सकता है, ठीक। तो ये इनके सदस्य के कार्यकाल हो गए, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग होती है, विभिन्न प्रकार के राज्य होते हैं, वह भी अपने अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए, भर्ती करने के लिए अलग अलग राज्य अपने अपने आयोग बनाए हुए हैं, ठीक है। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पर एक ही लोक सेवा आयोग कार्य करती है, यानी 2 राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग कार्य करती है। और इस प्रकार की लोक सेवा आयोग को संयुक्त लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो नियुक्ति होती है वो संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के ही आधार पर की जाती है, ध्यान रखिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग की परामर्श नहीं ली जाती है, संघ लोक सेवा आयोग की परामर्श ली जाती है संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति के संदर्भ में। क्लियर? ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा, ये वाला देखिएगा, अध्यक्ष अगर अपने पद से रिटायर हो जाए तो ये
किसी भी राज्य का अध्यक्ष नहीं बन सकता है, यानी कि किसी अन्य गवर्नमेंट के जो आयोग है उस पर अध्यक्ष का कार्य नहीं कर सकता है, और न ही संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बन सकता है। लेकिन अगर सदस्य रिटायर हो जाए तो ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर कार्य कर सकता है। अगर सदस्य रिटायर हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग का तो ये अध्यक्ष के पद पर कार्य कर सकता है। अगर अध्यक्ष रिटायर हो जाएगा तो संघ लोक सेवा आयोग के न सदस्य न राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। ये बातें भी आपको याद करनी होगी। क्लियर? अब देख लेते हैं मित्र अगला राज्य लोक सेवा आयोग। तो इनके भी जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष और 62 वर्ष, ये एक मैक्सिमम एज इनका भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। इनके बारे में जो सबसे अच्छी बात आपको ध्यान में रखनी है, जो कभी कभी कन्फ्यूजन की स्थिति में हो सकता है, जैसे यहाँ पर राष्ट्रपति को नियुक्त और हटाने दोनों के संदर्भ में अधिकार प्रदान किया गया था, लेकिन इनके संदर्भ में अगर बात करें मित्र, इनके अध्यक्ष के संदर्भ में बात करें तो ध्यान रखिएगा अध्यक्ष और सदस्य इन दोनों की नियुक्ति कौन करता है? इन दोनों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। ध्यान से सुनिएगा, राज्यपाल इन दोनों की नियुक्ति तो करता जरूर है, लेकिन अध्यक्ष को जो हटाता है वो कौन हटाता है? तो यहाँ पर अध्यक्ष, जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, इनको राष्ट्रपति हटाता है। नियुक्ति करने का अधिकार भले ही राज्यपाल को दिया गया है, लेकिन इनके के अध्यक्ष को हटाए जाने का कार्य किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। तो ये आप भूलेंगे नहीं, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी कार्यकाल वही है। और इनके बारे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ये अध्यक्ष है, अगर यह अपने पद पर रिटायर हो जाए, ये रिटायर हो जाए, तो इसके बारे में क्या कहा गया है? अगर ये रिटायर हो जाता है तो ये संघ लोक सेवा आयोग, जो संघ लोक सेवा आयोग है मित्र, जो संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो अध्यक्ष है अगर रिटायर हो जाए तो ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, अध्यक्ष व सदस्य के पद पर क्या कर सकता है? कार्य कर सकता है। और दूसरे राज्य में भी यह अध्यक्ष के पद पर कार्य कर सकता है। ठीक है, दूसरे राज्य के अध्यक्ष के पद के भी रूप में ये कार्य कर सकता है, ये ध्यान रखना। और जो सदस्य होता है, हाँ ध्यान रखिएगा, अपने राज्य में अध्यक्ष के पद के रूप में न कार्य करेगा, ना तो अपने राज्य के सदस्य के रूप में कार्य करेगा। दूसरे राज्य के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, लेकिन सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेगा। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य दोनों में ये कार्य करेगा। क्लियर? अब सदस्य की बात कर लें तो सदस्य जो है, सदस्य अपने राज्य में सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेगा, लेकिन इसका ऑप्शन खुला है। अपने राज्य में अध्यक्ष के पद पर कार्य कर सकता है, अपने ही राज्य में अध्यक्ष के पद पर कार्य कर सकता है, संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य व अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है, अन्य राज्यों में अध्यक्ष व सदस्य के रूप में कार्य कर सकता है रिटायर हो जाने के बाद। क्लियर? तो इस तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग के टॉपिक यहाँ पे समाप्त होती हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। और संयुक्त लोक सेवा आयोग, यानी कि जो राज्य लोक सेवा आयोग करता है वही संयुक्त लोक सेवा आयोग भी कार्य करता है। सेम चीज़ें उसके लिए भी होती है, लेकिन इनका जो गठन होता है वह एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा होता है। जब 2 या 2 से अधिक राज्य आपस में सहमति बनाकर संसद को इस पर प्रस्ताव संविधान संशोधन के माध्यम से कोई विधेयक बनाते हैं, तब जाकर इस तरीके का गठन होता है। और ऐसे मामले में अनुच्छेद नंबर 252 का उपयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये चीज़ें आप थोड़ा से ध्यान में रखिएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो संघ एवं राज्य के अधीन जो आपने सेवाएं देखा, अभी तक आपने लोक सेवक के बारे में पढ़ा, और इसके अलावा जो अभी आपने पढ़ा वह लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, कार्यकाल, पद से हटाया जाना व सलाहकार, ये सारे बिंदुओं के बारे में आपने पढ़ा। और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्लियर? कैसे बनता है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया। अब देखते हैं एक सबसे जो लास्ट टॉपिक बची हुई है, वो टॉपिक आपकी क्या बची है वो देख लेते हैं। वो टॉपिक आपकी न्यायाधिकरण बची हुई है।
अब न्यायाधिकरण में देख लेते हैं मित्र, यहाँ पर प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बात की गई है। ये भी आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण में एक है केंद्रीय। केंद्रीय जो है ये न्यायाधिकरण है, इसको आपको जानना आवश्यक है। ये चीज़ें आप देखिएगा। देखिए जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, सबसे पहली चीज़ इसको बनाने की आवश्यकता क्यों हुई, तो इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। आवश्यकता क्यों पड़ी, दूसरा इनका कार्य क्या है, तीसरा कार्यकाल भी देख सकते हैं, कार्यकाल, और इनकी बनने की योग्यता क्या है, ये भी हम देख सकते हैं कि इनके बनने की योग्यता क्या है, ये आप देख सकते हैं। तो कार्यकाल, योग्यता, ठीक है, और इनको हटाया जाना, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। तो सब चीज़ें वहाँ पे हैं। बस एक चीज़ें थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, इनके जो बनाने की आवश्यकता है वो है कि जैसे प्रशासनिक न्यायाधिकरण में क्या, जैसे बहुत सारे ऐसे मामले सिविल सेवक से रिलेटेड हैं और लोक सेवा आयोग के मेंबर से रिलेटेड हैं। अब ये सारे मामले जब विवादित होते हैं तो ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते थे। जब ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते थे तो वहाँ केस बढ़ जाते थे, और एक कहीं ना कहीं एक आयोग के मेंबर और एक सिविल सेवक के जो मेंबर होते थे, उनके प्रतिष्ठा, उनकी गरिमा का क्या होता था, एक थोड़ा से खिलाफ होता था, ऐसे समझा जाता था। ठीक है, इसलिए ये कहा जाता था कि इनके मामले को यहीं पर सुलझा लिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। बात समझ में आ रही नहीं, यहीं पर तो दो वजह थी, एक पद एवं गरिमा एवं प्रतिष्ठा को लेकर, और दूसरा लगातार इनके जो बढ़ते हुए मुकदमे थे उसको ध्यान में रखकर प्रशासनिक न्यायाधिकरण बनाया गया है। और प्रशासनिक न्यायाधिकरण में जो मेंबर होते हैं, उनके मेंबर के संदर्भ में ध्यान में रखिएगा। जैसे इनके संगठन के बारे में अगर हम बात करें, इनके संगठन और सदस्य के बारे में बात करें तो ऐसा कहा जाता है, एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष, और लगभग इसमें 66 जो होते हैं वो सदस्य होते हैं, 66 इसमें सदस्य होते हैं। इसमें जो 33 सदस्य होते हैं, 33 सदस्य वह न्यायिक होते हैं, न्यायिक मामले के जानकार होते हैं, वो होते हैं। और इसमें जो 33 सदस्य होते हैं यानी कि कैट, जो इसमें 33 सदस्य अन्य होते हैं, वह एक तरीके से अन्य विभागों के अच्छे जानकार होते हैं, इनको यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, जो जानकार होते हैं इनको यहाँ पे रखा जाता है। और इनके जो इनके जो पद हैं, इनके जो कार्यकाल हैं, इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष या 65 वर्ष बताया गया है। क्लियर, 5 वर्ष या तो 65 वर्ष बताया गया है इनके न्यायाधिकरण। तो न्यायाधिकरण एक बहुत बड़ा गठन है, ये आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, इनके गठन में जो लोग शामिल होते हैं, इसमें सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के और एक विधिक वेता 3 सदस्यीय कमेटी होती है। ये जो कमेटी होती है, इनके न्यायाधीश होते हैं, ये इसमें शामिल होते हैं, जो एक कानून के जानकार होते हैं। एक आईएएस विधिवेता यानी कि एक आईएएस जो विधिवेता, वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ये न्यायाधीश का गठन होता है। और ये जो मेंबर होते हैं, यही मेंबर इन्हीं सारे लोगों का चयन करते हैं, और ये एक चैनल बनाया जाता है जिसमें 33 ये न्यायाधिकरण होते हैं। अब ये जो कार्य करते हैं, ये तो बनाते हैं, और इस ग्रुप में इतने सदस्य यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन इन सब का चयन इन्हीं के द्वारा किया जाता है जो कैट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एक तरीके से ये स्पेशलिस्ट लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक, जो मेंबर हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि आखिर में जो ये होते हैं तो इनका कार्य क्या होता है। इनका कार्य मैंने बताया कि जो आवश्यकता है, जो लोक सेवा के मेंबर होते हैं, जो लोक सेवक होते हैं, उनसे संबंधित केस से रिलेटेड है। ठीक है, आवश्यकता क्यों पड़ी, वही बात हुई। कार्य के रूप में अगर इनकी बात करें, कार्यकाल मैंने यहाँ पे चर्चा कर लिया। ठीक है, योग्यता के रूप में मैंने यहाँ पे ये योग्यता इनके बारे में बताया, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के होंगे। हाँ, इनके अंदर जो चयन होता है, ये सारे लोग अन्य मेंबर के रूप में भी
होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और कार्य के रूप में अगर हम देखें मित्र, कार्य के रूप में देखें तो कार्य के रूप में अगर हम देखें तो इनके कार्य जो होते हैं वो यही होते हैं कि इनका हटाए जाने का प्रोसेस, नियम क्या होता है, नियम कैसे होता है कि इनको हटाया जाए। तो नियम वही असमर्थता और सिद्ध कदाचार के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। हाँ, जो इनके कार्य होते हैं, जो इनकी आवश्यकता पड़ी वही उनके कार्य हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा निर्णय जो दिया जाता है, इनके द्वारा निर्णय, एक मुद्दा आता है, इनके द्वारा निर्णय क्या हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, क्या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? तो ध्यान से सुनिएगा कि इनके द्वारा जो निर्णय है, प्रारंभ में इनका जो गठन हुआ था न्यायाधिकरण का, इनका जो गठन हुआ था वह ध्यान रखिएगा 1985 में न्यायाधिकरण का गठन हुआ था और 1997 तक लगभग हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। जो ये निर्णय देते थे इनके द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती थी। लेकिन आगे चलकर इनके खिलाफ चुनौती, यानी कि जो न्यायाधिकरण, जो ये लोग हैं, इनके खिलाफ चुनौती हाई कोर्ट में 1997 से दी जाने लगी थी। कब दी जाने लगी थी? 1997 में इनके खिलाफ चुनौती दी जाने लगी। कहाँ पे? हाई कोर्ट में। लेकिन इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में दी जाती थी। और इसके लिए जो न्यायाधिकरण कानून बना था, आपसे पूछा जाता है तो इनके लिए एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में यह विधेयक लाया गया था। लेकिन इसका जो गठन हुआ वो 1985 में गठन हुआ और 1985 से लेकर 1997 तक हाई कोर्ट में किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं दी जाती थी। इनके खिलाफ जो न्यायाधिकरण निर्णय दे देता था, यानी कि ये लोग जो निर्णय दे देते थे, उसके खिलाफ चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन 1997 के बाद चुनौती दी जाने लगी। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है? इनका कार्यकाल आपने देख लिया। हटाए जाते हैं कैसे? असमर्थता और सिद्ध कदाचार के आधार पर इनको भी हटाया जा सकता है। क्लियर? परामर्श, इनके गठन करने के लिए जो एक पैनल बनता है तो उसमें ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एक अधिकारी होते हैं जो इन सारे सदस्यों को क्या करते हैं? चुनते हैं। और इनका अध्यक्ष, इन्हीं में से एक अध्यक्ष बनाया जाता है। ये सारे लोग, अध्यक्ष का मतलब एक अध्यक्ष तो इनका होता ही होता है, अध्यक्ष एक होता है। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनका कार्य इन सब के मामलों से रिलेटेड है। हाँ, इन सब को चयन करने के लिए ये एक पैनल है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये न्यायाधिकरण हो गया। ठीक उसी तरीके से राज्यपाल, हाँ ध्यान से देखिएगा, चाहे केंद्रीय हो चाहे राज्य हो, इनके न्यायाधिकरण की जो नियुक्ति करता है राज्य के मामले में राज्यपाल करेगा, राज्य में राज्यपाल करेगा और केंद्र में राष्ट्रपति करेगा। लेकिन जो हटाने का पावर दिया गया है वो हटाने का पावर राष्ट्रपति को दिया गया है। किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से आपने जो संविधान का 14वां भाग है उसको आपने देखा, डिटेल से देखा और समझा भी। ठीक है, जो चीज़ें यहाँ पे सेट में लागू हो रही वही राज्य में, वही संयुक्त के रूप में भी लागू होगी। क्लियर? बस आपको इतना याद करना है किस अनुच्छेद में था, किस समय इसका गठन किया गया था, किस संविधान संशोधन में लाया गया था, इनका कार्यकाल कितना था, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इनका कार्यकाल क्या है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से इनका किस तरीके से संबंध है। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि वनडे के एग्ज़ाम के लिए क्या, सिविल के एग्ज़ाम के लिए भी पर्याप्त है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो अब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था वो आज यहाँ पर आपका काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा प्री एग्ज़ाम के स्तर से। क्लियर? इतनी बातें समझ में आएगी। तो अब आप एक 5 मिनट में रिकॉल आप कर सकते हैं कि आपने कौन कौन चीज़ें पढ़ा मात्र सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर। देखिए, आपने संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं को पढ़ा। भाग 14 में इसका अध्ययन किया जाता है। अनुच्छेद नंबर 308 से लेकर अनुच्छेद नंबर 323B तक अध्ययन किया जाता है। अनुच्छेद नंबर 308 से लेकर अनुच्छेद नंबर 314 तक यहाँ पर सिविल सेवकों के बारे में बात की गई है, जिसमें केंद्रीय, राज्य और
अखिल भारतीय सेवा के संदर्भ में बातें कही गई। इनको किस तरीके से हटाया जाता है, इनका कार्य क्या होता है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनकी भर्ती कैसे होती है और इनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसा है, इन सारे बिंदुओं पर मैंने चर्चा किया। ठीक इसी तरीके से अगला जो 14वां का भाग का जो अगली टॉपिक आती है इसी अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 315 से लेकर अनुच्छेद नंबर 323 तक, उसमें आपने क्या क्या पढ़ा? उसमें आपने पढ़ा संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि लोक सेवा आयोग आपने पढ़ा। लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में आपने देखा कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसा है, इनका कार्यकाल कैसा है, इनकी योग्यता क्या क्या होती है, इनके कार्य कैसे हैं, इनको हटाया कैसे जाता है। ठीक है, ये सारे आपने यहाँ पे देखा। इसके बाद आपने संविधान के 14वें भाग में न्यायाधिकरण के बारे में देखा और इस न्यायाधिकरण में आपने क्या देखा? इस न्यायाधिकरण में आपने केंद्र, राज्य और संयुक्त रूप में तीनों प्रकार के न्यायाधिकरण देखा। इनको गठन करने वाला पैनल कौन कौन होता है और जो गठन करते हैं उस गठन में मेंबर में कितने अध्यक्ष होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, उनका संबंध किन किन विभागों से होता है, आपने ये सारी चीज़ें देखा। इनका कार्य क्या होता है और इनका गठन कब किया गया था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इनका संबंध किस प्रकार से है और इनको हटाता कौन है, ये आपने देखा और इनका कार्यकाल कितना होता है, आपने ये भी देखा। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर कोई कमियाँ होंगी तो आप निश्चित रूप से और कमेंट करने का प्रयास करिएगा। कुछ पॉइंट अगर मिस भी कर गए होंगे तो मैं ये समझता हूँ कि एसएससी के लिए तो इतना पर्याप्त ही था। फिर भी आप अगर सुझाव देंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसी के साथ जय भारत, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ संविधान के 15वें भाग निर्वाचन में। ठीक है।